के कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। बिना नाम और बिना शहर के नाम के कोई भी सवाल नहीं भेजें और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल इस शो के दौरान आप पूछें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेजें। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। रवि देवरा हैं, कुबरजी ग्रुप से, बीरेन वकील साहब हैं, कमोडिटी कंसल्टेंट है पैराडाइम कमोडिटी से, और साथ ही कमल शर्मा होंगे मोल तोल से, जो कंसल्टिंग एडिटर है। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले आज हम बात करेंगे चांदी की, क्योंकि शाम के सत्र में कई सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं कि क्या शाम के सत्र में चांदी में रिकवरी लौटेगी। रवि जी, क्या लग रहा है, शाम के सत्र में चांदी में तेजी दिख सकती है क्या? जरूर से आज थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस उसने शुरुआती दौर से गोल्ड के सामने किया है। हालांकि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े वीक दिख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी अगर रिकवरी का ट्रेड मिले 57,004 से करीब मिलता है तो वहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, साथ में बॉन्ड यील्ड भी 3.40 के ऊपर 10 साल के ट्रेजरी यील्ड है वो सस्टेन है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई रिकवरी आते हैं इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में और अगर 56,980 से 57,000 के प्राइस मिलते हैं तो एक बार सेल करके चलना चाहिए। अपर साइड जो स्टॉप लॉस है 57,380 का लगा। डाउन साइड एक लिमिटेड मुझे टारगेट दिख रहा है 56,400 का। तो आई थिंक सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, थोड़ा वीकनेस का ट्रेड ज्यादा दिख रहा है। ओके, चलिए सवाल जवाब अब सीधे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि लंबी लिस्ट है, कई सारे दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। पहला कॉलर हैं अभिषेक हैं दिल्ली से। नेचुरल गैस 750 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखी है, हालांकि अब गिर गया है बाजार, 700 के नीचे आ गया नेचुरल गैस। बीरेन सर, क्या सलाह देंगे इनको? 750 स्ट्राइक की कॉल है, उससे काफी नीचे है अब नेचुरल गैस का भाव, क्या करना चाहिए इनको? ये एक्सट्रीमली वोलेटाइल काउंटर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसकी जो कॉल और पुट की दोनों प्रीमियम इतनी ऊंची है कि इसके बदले बेटर है कि इसमें छोटे से स्टॉप लॉस से इंट्राडे का, या तो मैं तो समझू जॉबिंग का कारोबार बेटर रहेगा, क्योंकि प्रीमियम काफी इसकी मेल्टिंग हो जाती है। या तो वो प्रोफेशनली अल्गो से मैनेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर ड्रिवन। आदमी जो काम कर रहा है ना, वो कंप्यूटर के सामने चेस खेलने वाली बात हो जाती है। मैं जिस हिसाब से इसकी वॉलेटिलिटी देखता हूँ, ये देखते हुए रवि जी, आप इनको क्या सलाह देंगे? 750 स्ट्राइक की नेचुरल गैस की कॉल ऑप्शंस इन्होंने खरीद रखी है 10 लॉट, क्या करना चाहिए इनको? डेफिनेटली प्राइसेस का जो एक्शन है वो थोड़ा वोलेटाइल है, जैसे बीरेन जी बता रहे थे 30-40 पॉइंट की जो मोमेंटम है आपको इंट्राडे में ही मिल जाते हैं, बट मेरा ऐसा व्यू है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि आपको हायर लेवल पे थोड़ा बहुत मींस आपने 10 लॉट लिए तो आई थिंक थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट करना भी ठीक रहेगा। अगर अभी क्या करें 680 के लेवल एज ए स्टॉप लॉस मींस के माइंड में फ्यूचर के लेवल ध्यान में रखें, जब तक के लेवल ब्रेक नहीं होता आप अपने पोजीशन पे बने रहे। अपर साइड जो अगर आज इंट्राडे हाई के करीब भी या 715-20 के करीब भी नेचुरल गैस आता है तो एक बार आप पोजीशन से निकल जाए और पर्टिकुलर 700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेके आप करें, आउट द मनी ट्रेड ना करें। आउट द मनी में रिस्क जीरो होने का ज्यादा रहता है, तो मेरे हिसाब से जो भी ट्रेड होना चाहिए वो इन द मनी में होना चाहिए। बट अभी रुके 680 का सपोर्ट अच्छा है। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में जैसे ये नेचुरल गैस की स्टोरेज के नंबर आएंगे, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, वो शॉर्ट कवरिंग का यूज करके वहां पे आपको एक बार एग्जिट कर लेना। ओके, तो ये रणनीति आपके लिए रवि जी की तरफ से है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ मनीषा हैं पलवल से। शाम के सत्र के लिए कॉपर और जिंक में राय जानना चाह रहे थे। सर, शाम के लिए कॉपर और जिंक कैसा लग रहा है बीरेन सर? जिंक में थोड़ा मोमेंटम है, अच्छा सा है। यहाँ 284 के आसपास बाइंग कर सकते हो। 281 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में हम टारगेट 289-90 रख सकते हैं। जो भी ट्रेड है रात को क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट कर लेना चाहिए। और कॉपर में क्या सलाह देंगे सर? कॉपर समझ नहीं आता, बेसिकली इंट्राडे के लिए ये कमोडिटी मुझे ठीक नहीं लग रही है। पोजिशनली दोनों साइड काफी अच्छे मूव हो रहे हैं, बट मिनिमम 1 वीक का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। अगर 2 दिन में मिल गया तो वेल एंड गुड, बट एक आध वीक आप ध्यान होल्ड करो। तो दोनों साइड मैंने देखा है कि 30-40 रुपए की मूवमेंट इसमें दोनों बाजू के लेवल निरंतर आते रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। तो मैं इसको इंट्राडे कम प्रेफर करता हूँ।
तो इंट्राडे के लिए कॉपर में ट्रेड नहीं करें, टाइम फ्रेम कम से कम एक हफ्ते का रखें, पोजिशनल व्यू रखें। और जिंक के लिए बीरेन सर की सलाह है कि 284 पे खरीदे। 281 का पहला काम यही कीजिए कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ से 2-2.5 रुपये नीचे आने दीजिए, फिर एंट्री करिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, और 281 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, और 289 से 290 का टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए कॉल है वीरेन सर की तरफ से। कॉपर पर आप क्या राय देंगे? हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, क्रिश हैं कॉपर पर, और साथ ही मनीषा जी का भी सवाल हो जाएगा कॉपर पर। रवि जी, कॉपर में मेरे हिसाब से जैसे वीरेंद्र जी ने बात किया, वहां पे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी ज्यादा है। पर्टिकुलर जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पे मुझे थोड़ा बहुत कन्विक्शन बैठ रहा है। अगर आपको कॉपर 650 से लेके 651 के करीब मिल जाए तो वहां पे एक बार शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। 655 का स्टॉप लॉस एंड 640 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कॉपर में सेल ऑन राइज रहना है। पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ है, साथ में आज अगर विद इन द डे देखे तो ईसीबी हो या यूरोप की कमेंट हो या यूके के इन्फ्लेशन के प्रेडिक्शंस हो, सारा इंडिकेशन दे रहा है कि आगे जाके टाइटनिंग जो मार्केट एक्सपेक्ट करके जा रहा है उससे कई सीवियर टाइटनिंग की मार्केट को उम्मीद करनी चाहिए। एंड अगर ये टाइटनिंग बढ़ेगा तो आई थिंक थोड़ा डिमांड को लेके कंसर्न्स रेस हो गए, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कॉपर में सेल ऑन राइज रहना ठीक रहेगा। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ कॉपर में आप काम कर सकते हैं। मनीषा जी, आपके लिए भी ये सलाह है, और क्रिश आपके लिए भी। अगले कॉलर प्रांशु भारद्वाज है दिल्ली से। नेचुरल गैस में लंबी अवधि में क्या लग रहा है? लंबी अवधि में किस तरह का दायरा लग रहा है, किस तरह का रेंज आप देख रहे हैं बीरेन सर? इसमें जब तक ये रशिया यूक्रेन वॉर चालू है तब तक इसमें लंबा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये साल ये कमोडिटी ने नीचे में करीबन 330-40 का रेट भी बताया और ऊपर में 890 का भी बताया। तो मीन्स एक साल का रेंज जिसका 350 से 850 है, तो इसमें लंबा नहीं सोचना चाहिए। अब अगले दर्शक है अनूप है आगरा से। चांदी इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, काफी नीचे शॉर्ट किया हुआ है 53,500 में, और इतना वेट भी कर रहे हैं। रवि जी, इनको क्या सलाह देंगे, अब क्या करना चाहिए? काफी नुकसान हो रहा है, 53,500 पे शॉर्ट है। एग्जिट बॉटम में शॉर्ट किया है, ये काफी रिस्की ट्रेड हो जाता है। पर्टिकुलर सिल्वर एंड नेचुरल गैस दो ऐसी कमोडिटी है जहां पे एक बार स्टॉप लॉस के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में लॉसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि एक साइड वो ट्रेंड जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे वो रुकता नहीं। जैसे बीरेन जी ने बात की, नेचुरल गैस में भी एक साइड ट्रेड हुआ था। इसमें तो कोई भी गिरावट हो उसमें बाइंग करने का अगर पोजिशनल ट्रेडर है, तब अगर गोल्ड सिल्वर का अगर रेशियो देखे तो वो भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड था। तो अभी क्या है, मार्केट में नॉलेज पर्सपेक्टिव एंड मार्केट है वो पूरा नॉलेज ड्रिवन है। तो ज्यादा जो ट्रेड करे 2-3 फैक्टर देख के करे, ऐसे ट्रेड करके बिना स्टॉप लॉस आपका लॉस होगा। मुझे लग रहा है आप रुके 57,500 का स्टॉप लॉस लगा के, पर डाउन साइड अगर 56,000 से लेके 55,800 का लेवल मिलता है तो एक बार एग्जिट करके आपकी पोजीशन बाय में कन्वर्ट कर ले। ओके, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ गोविंद है विशाखापट्टनम से। लंबी अवधि के लिए कॉपर का आउटलुक जानना चाह रहे थे। बीरेन सर, क्या सलाह देंगे? लंबी अवधि में कॉपर कैसा दिख रहा है? थोड़ा बेरिश हूं मैं इसमें। मींस एलएमई के बेसिस पे अभी जो 8,000 का भाव है वो शायद 7,6800 जाना चाहिए। और इंडियन टर्म्स में थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि रुपी की एक साल की फोरकास्टिंग टफ है। फिर भी यहाँ की रेंज मेरी 610-620 के समथिंग या तो 580-620 के बीच होगी। ये एक साल का फॉरवर्ड गाइडेंस है। अगले दर्शक अनिल सोनी है। सोने चांदी में क्या लग रहा है? रवि जी, सोने चांदी में सेल ऑन राइज रहना है। पर्टिकुलर सोने की बात करें तो वहां पे 49,980 के करीब सोना के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बेच के चलना है। 49,700 से 49,600 तक के लेवल्स डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। 50,125 का स्टॉप लॉस लगा है। और चांदी में मैंने पहले भी जो हमने स्ट्रेटजी बोली थी कि ऊपर के साइड 56,980 के करीब अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो सेल करके चले। स्टॉप लॉस 57,500 के करीब लगा सकते हैं। डाउन साइड 56,300 तक के लेवल अप्रोच हो सकते हैं। तो दोनों में सेल ऑन राइज है। जब तक अब पॉलिसी जो फेडरल रिजर्व की नेक्स्ट वेडनेसडे है उसका आउटकम नहीं आता तब तक दोनों साइड के ट्रेंड के लिए रेडी रहना है। ओके, यानी दोनों तरह के ट्रेंड के लिए आपको तैयार रहना है। जब तक फेड की पॉलिसी के डिसीजंस नहीं आ जाते, अगले हफ्ते आने वाले हैं, उसके बाद ही डिसाइसिव मूव होगा, तब तक दोनों तरफ के मूव दिखेंगे। तो कोई भी ट्रेड
करें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें और 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले आपको, और रिवॉर्ड हमेशा कोशिश करें उससे कहीं ज़्यादा हो, ताकि सक्सेस रेट अगर 50% से भी कम हो तो भी आप फायदे में ही रहें। अगले दर्शक है नरेश कुमार हैं चेन्नई से। सोने और चांदी में क्या और गिरावट दिख रही है? बीरेन सर, आपको सोने चांदी में और गिरावट दिख रही है क्या? मुझे नहीं लग रहा है, मेरा टाइम फ्रेम शॉर्ट नहीं होता, मैं मीन्स 2-4 वीक के हिसाब से चलता हूँ, तो फेड की इवेंट के बाद मुझे सोने में अपसाइड ज़्यादा लग रही है। सिल्वर में भी मुझे यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड नहीं लग रही है। 54-55 हज़ार बेस रहेगा सिल्वर का, और गोल्ड के हिसाब से मैं मानूँ तो 49-200 के आसपास इसका बेस यानी बॉटम रहेगा। पीयूष है मथुरा से, गोल्ड और क्रूड पर नजरिया जानना चाह रहे थे। गोल्ड और क्रूड पर क्या नजरिया है रवि जी आपका? गोल्ड में जैसे आज का नजरिया थोड़ा वीक है, लग रहा है कि सेकंड हाफ में थोड़ा वीकनेस रहेगा, जो मैंने रिकमेंडेशन भी दिया है। तो एक लिमिटेड डाउन साइड के जो रिस्क है उसके साथ आप 49,700 के टारगेट के लिए वहां पे सेल किया जा सकता है। 50,150 के करीब स्टॉप लॉस लगाए तो वहां मुझे लग रहा है कि वहां पे वीकनेस ज्यादा है। एंड सेकंड आपने क्रूड बताया? जी जी, क्रूड बताया सर। हाँ, क्रूड में मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स रहना है। आज न्यूज आ रहे थे और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि शायद जो ईरान वाली डील है वो अभी जल्दी से होगी नहीं। तो अगर ऐसे होता है एंड मार्केट में थोड़ा बहुत उसने डिस्काउंट मार्केट ने किया था कि डील के बाद एक सप्लाई आएगी, बट अभी जिस हिसाब से कमेंट यूरो से कल आए थे, आज इजराइल से आए, तो लग रहा है कि ये डील जल्दी से नहीं होगी और सप्लाई का जो डिस्टर्ब होने का थोड़ा मार्केट को रुख लग रहा था वो कम है। एंड साथ में चाइना ने भी उसके जो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक एडिशनल पैकेज की भी जाहिरात की है। हालांकि फिर भी चाइना का लॉकडाउन जब तक पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक कोई बड़े अपसाइड के लिए वेट नहीं करना है। एक लिमिटेड अपसाइड के लिए वहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। 7,000 के करीब बाय करें, 6950 स्टॉप लॉस, अपर साइड 7120, 7120 तक के टारगेट में देख रहा हूं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ पवन है हिसार से। दिसंबर के लिए ग्वार का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बीरेन सर, क्या है ग्वार का आउटलुक दिसंबर तक के लिए? अभी कहना मुश्किल है, अक्टूबर में बारिश कैसे रहेगी, मानसून विदा कब लेता है, और वैसे भी हमने पिछले 2 महीने में गवार को 5500 से 45 और 45 से वापस 5200 देखा है। तो इसमें मैक्सिमम 2-3 वीक का ही आउटलुक रखना चाहिए। काफी कुछ चीजें बाकी है, क्लैरिटी नहीं है उत्पादन को लेकर और बाजार में भी मतभेद है। एक्सपर्ट्स हैं, ग्राउंड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें भी मतभेद है किस तरह का उत्पादन रह सकता है, इसलिए क्लैरिटी आने दीजिए, फिर लंबी अवधि का नजरिया रखें। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है जो मौजूदा तेजी जो दिख रही है ये टिकाऊ नहीं दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट की भी संभावना कम है। सुनीता जैन है उज्जैन से। 4 लॉट गोल्ड की मिनी इनके पास है 51,481 रुपए पर। बीरेन सर, क्या करना चाहिए? गोल्ड मिनी 51,481 की बाइंग है, 49,800 पे फिलहाल भाव है। हो सकते हो से लॉन्ग टर्म को गोल्ड ने कभी निराश नहीं किया। और इसके बंसल ग्वालियर से क्रूड पर जाना चाह रहे थे। बीरेन सर, क्या राय है आपकी क्रूड पर? क्रूड में शॉर्ट टर्म कोई आइडिया नहीं है, जब तक ये ओपेक और यूक्रेन जो भी सारी जो कन्फ्यूजन चल रही है, रिसेशन, मॉनेटरी हाइक, तो फिलहाल नहीं है मेरी। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ मोल तोल के कंसल्टिंग एडिटर कमल शर्मा जी हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहले ग्वार की बात कर लेते हैं। एक पवन, एक दर्शक भी थे, अभी आउटलुक जानना चाह रहे थे दिसंबर तक का। क्या लग रहा है, किस तरह के ग्राउंड से सेंस आपको मिल रहे हैं? आपके मार्केट इंटेलिजेंस क्या बता रहे हैं ग्वार को लेकर? गंवार की जो बुआई है राजस्थान में 31 लाख हेक्टेयर में हुई, लक्ष्य था 25 लाख हेक्टेयर। गुजरात में 1,04,000 हेक्टेयर में और हरियाणा में 1,30,000 हेक्टेयर में बुआई है। बुआई इस साल बहुत अच्छी हुई, बहुत तो चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश नहीं हुई और तेज गर्मी है उसने बहुत सारे एरिया में फसल को नुकसान पहुंचाया अच्छा खासा। यही वजह है कि हमने देखा कि गंवार के प्राइस वापस बाउंस बैक हुए हैं। उत्पादन की बात करें तो जो बाजार में प्रचार था कि 1 करोड़ बोरी पैदा हो सकती है, 1.25 करोड़ बोरी भी पैदा हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान परिदृश्य है जिसमें कि राजस्थान के जो गैर सिंचित एरिया वहां काफी नुकसान है कई जगह,
उसको देखते हुए लगता है कि ये फसल कहीं 70 लाख बोरी के आसपास न सिमट जाए। ओके। और अगर हम माने तो 1 अक्टूबर को जो कैरी फॉरवर्ड है वो गंवार गम को अगर गंवार सीड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो भी लगभग 70 लाख बोरी के आसपास आता है। ये रनिंग स्टॉक है, एक स्टॉक को इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो 140 लाख जो बैग है वो हमारे पास अवेलेबल होंगे, जबकि डिमांड हमारी 135 लाख बैग के करीब रहती है। यानी सप्लाई और डिमांड दोनों में एक संघर्ष होगा। और वह वजह है कि गंवार में इस समय भाव तेज है। हरियाणा की कुछ मंडियों में आवक शुरू की है, राजस्थान में बहुत छिटपिट आवक है, लेकिन ये आवक आने वाले 10-15 दिन बाद शुरू होगी और वहां पर एक थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है बाजार में जब आवक तेज होती है। लेकिन ओवरऑल गंवार के लिए आने वाला समय अगर हम दिसंबर तक की भी बात कर ले तो बहुत अच्छा रहने की पूरी संभावना है। और पैदावार के जो डेटा है वो तो देखिए अभी 15-20 दिन बाद पूरे स्पष्ट होंगे, लेकिन जिस तरह फसल में जो बिगाड़ है, जो फसल को नुकसान हो रहा है, उसे देख के तय कि ये अधिक उत्पादन नहीं है जिसकी पहले चर्चा चल रही। ओके, चलिए अब जीरे की बात कर रहे थे। जीरा भी सर रिकॉर्ड स्तरों के पास है, लेकिन मंडियों में जीरे की आवक पिछले महीने के मुकाबले 10% कम है और इस मार्केटिंग ईयर में लग रहा है कि उत्पादन भी 33% कम रहने का अनुमान है पिछले मार्केटिंग ईयर के मुकाबले। जीरे को लेकर क्या आउटलुक है सर? देखिए, जीरे की बात अगर हम करें तो जीरे का नो डाउट की प्रोडक्शन कम है। इसी वजह से जीरा फसल वर्ष की जब शुरुआत हुई फरवरी से, तब से लेके अभी तक एक मजबूत स्टैंड पे है, मजबूत उसके प्राइस है। लेकिन पिछले दिनों से जीरे की डिमांड जो है एक्सपोर्ट में खासकर वो थोड़ी कम है। अगर हम बिल्कुल एक्सपोर्ट के डेटा पे अभी बात करें बिल्कुल, तो अगस्त के अंदर 40% एक्सपोर्ट बढ़ा था, लेकिन फरवरी से लेके और जुलाई तक भारत से एक्सपोर्ट घटा है, निरंतर घटा था। लेकिन अगस्त अकेला ऐसा महीना आया कि जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा। अगर मैं फरवरी से अगस्त जो क्रॉप ईयर है उसकी बात करूं तो ये लास्ट ईयर सेम पीरियड में 1,78,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ था, जो इस बार 1,20,000 टन है, यानी 32.5% का एक्सपोर्ट हमारा कम है। हालांकि टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान जो अन्य कंट्री है वहां जीरा नहीं था, लेकिन एक्सपोर्ट में भी कम गया ड्यू टू चाइना। चाइना ने शुरुआत में काफी कम लिया क्योंकि लास्ट ईयर उसने बहुत बड़ी परचेज करी थी। और लेकिन जीरे के लिए प्लस पॉइंट क्या आएगा, नई क्रॉप आने से पहले इस बार रमजान है जो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में आएगा, तो रमजान की डिमांड जो है वो जीरे को नरम नहीं पड़ने देगी। यानी जीरे में शॉर्ट सेल करके नहीं चलना चाहिए इस समय। ओके, अब कॉटन की बात कर लेते हैं सर। कॉटन के उत्पादन को लेकर भी हालांकि आमतौर पे होता है कि जब भी अराइवल का टाइम होता है, हार्वेस्टिंग के समय में ही लोग बढ़ा चढ़ा कर नंबर्स पेश करते हैं और इस साल सरकार का भी 370 लाख गांठ का अनुमान है। कई सारे एक्सपर्ट्स को लगता है ये भी कंजर्वेटिव इससे ज़्यादा, लेकिन फिर उत्पादन के जो अनुमान है उसको लगातार कम करते चले जाते हैं और बाद में फिर दाम बढ़ जाते हैं। क्या लग रहा है, क्या ग्राउंड पर स्थिति क्या है और आपका अनुमान क्या कह रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है कॉटन में? देखिए, कॉटन की आवक आज लगभग 15,000 बेल्स थी, परंतु अगर हम बात करें बुआई निश्चित रूप से करीबन 8 से 9% बढ़ी है, जो 126 लाख हेक्टेयर पहुंच गई। लास्ट ईयर 117 लाख हेक्टेयर थी। लेकिन कॉटन में भी कुछ नुकसान है और जो डेटा है प्रोडक्शन के 370-380 लाख गांठ के जो पेश हो रहे हैं बढ़ा चढ़ा के हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्शन 340 लाख गांठ के आसपास आना चाहिए। हालांकि कॉटन के प्राइस नीचे जाएंगे और ये हो सकता है जो बेल्स में 82,000 कैंडी 356 किलो की कैंडी होती जो चल रहा है, वो भाव जल्दी ही आपको 80,000 के नीचे आते हुए दिखेंगे। उसके कारण दो हैं। एक तो इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की आहट की बातें हो रही है और वो दिखाई दे रहा है। दूसरा, रिटेल में जो कपड़े की मांग है वो बहुत सुस्त है, जिसकी वजह से यार्न की मांग भी ढीली है और अपने देश के अंदर काफी स्पिनिंग मिलों में प्रोडक्शन बहुत कम है और कई मिलें बंद पड़ी है लगभग। इस वजह जब तक यार्न की डिमांड नहीं आती है तब तक कॉटन में तेजी की बहुत बड़ी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। प्लस पॉइंट एक और है कि भाई पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के अंदर क्रॉप को काफी नुकसान है, डैमेज है, और इस वजह से आईसी जो दिसंबर वायदा है वो 102
सेंट पर पाउंड चल रहा है, वो प्लस है। और अगर हम इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी की बात करें तो उसने मिड पॉइंट इस बार 136.95 सेंट रखा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में, आज भले यहाँ दबाव दिखाई देगा, लेकिन आने वाले समय में कॉटन का भविष्य भी उज्जवल है। और स्पिनिंग मिलों का चलना सबसे पहले जरूरी है, ताकि ज्ञान की डिमांड आए, भारतीय ज्ञान की, तो निश्चित रूप से कॉटन फिर से जंप लगाएगा। लेकिन जब नई आवक अभी बढ़ेगी, जो आज 15,000 गांठ, ये जब 1 लाख गांठ के आसपास इसके ऊपर पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से बाजारों में प्रेशर दिखाई देगा। ओके सर, नोटेड सर। यानी शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको दबाव दिखे, नई आवक का दबाव यहाँ पर दिखेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे हम जनवरी फरवरी की तरफ जाएंगे, फिर वहां से अच्छी तेजी कॉटन कीमतों में दिखेगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए फटाफट से कुछ सवाल जवाब लेंगे रैपिड फायर के तौर पर, क्योंकि वक्त कम है, कई दर्शकों के सवाल है। योगेंद्र हैं अजमेर से, चांदी 58,000 रुपए पे खरीदा है। बीरेंद्र सर क्या करें, होल्ड करें? होल्ड करना चाहिए। अभी तो 57,000 56,500 के आसपास है, और 78,000 से 53,000 तक करीबन 35,000 का ड्रॉप आया था, तो 8-10,000 का करेक्शन आ सकता है 2-3 महीने में। ओके। अशोक जैन है रतलाम से, सोने चांदी का क्या लक्ष्य है? क्या शाम तक चांदी का भाव नीचे आ सकता है? क्या रवि जी क्या लग रहा है? ये ज्वेलर हैं, इनका शोरूम है और जानना चाह रहे थे कि क्या 56,000 तक चांदी आ सकती है क्या? आज के सत्र में 56,300 56,200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वहां पे अगर आपको फिजिकल में बाइंग करने हो तो भी शायद, अगर इवनिंग में मींस के आपको ना मिले बाइंग करने के लिए, तो आप MCX पे जरूर से कर सकते हैं। वहां पे 11:30 बजे तक ट्रेड चलेगा, तो अगर 56,200 पे आ जाता है तो वहां पे एक बार बाइंग कर लेना चाहिए। सोने में भी मुझे मंदी दिख रहे, बट अगर आप ज्वेलर हो और आपका आउटलुक मोर देन 1 वीक का है, मींस से पॉलिसी के बाद आप रुक सकते हो, तो मुझे लग रहा है कि 51,000 से लेके 51,500 तक के लेवल पोस्ट पॉलिसी आ सकते हैं। अस्मिता मुंबई से, क्रूड खरीदे या बेचे बीरेंद्र सर? क्रूड में इंट्राडे कॉल नहीं है मेरे पास। ओके, शुक्रिया वीरेंद्र सर आपका और रवि जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए कल इसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार। ET Now स्वदेश की मुहिम स्कैम 440 में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको बचना चाहिए बढ़ते